गुड मॉर्निंग क्लास 6। आज हम आपका हिंदी की किताब मधु का पार्ट नंबर 5 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है विदेश कौन सा है। विदेश कौन सा है, इस कविता के कवि का नाम है राम नरेश त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी ने इस कविता में हमारे देश की जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं, जो भी हमारे देश के अंदर खासियत है, जो खूबसूरती है, उस सभी को इस कविता में पेश किया है। इसके अंदर कवि ने सबसे पहले उद्देश्य बताएं कि कौन कौन से उद्देश्यों को उन्हें पूरा करना है। इस कविता में पहला उद्देश्य है देश की प्राकृतिक सौंदर्य और उत्कृष्ट वैभव में नई पीढ़ी को अवगत कराना। जो हमारे देश की प्राकृतिक सौंदर्य है, यानी नदियाँ हो गई, पहाड़ हो गए, झीलें हो गई, सागर हो गए, इन सभी को नई पीढ़ी से अवगत कराना। यानी उन जो नई पीढ़ी जो अब आ रही है उनको ये बताना कि हमारे देश की जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो बहुत खूबसूरत है और इस देश की क्या है एक सुंदरता को बयान करती है। इसके बाद है देश की संस्कृति, परंपराएं और मानव मूल्यों से अवगत कराना। जो हमारे देश की संस्कृति है और हमारे देश की जो भी परंपराएं है उससे उनको अवगत कराना, यानी उनको बताना कि हमारे देश में कौन कौन से संस्कृतियाँ आई है, कौन कौन सी परंपराएं, उससे उन्हें अवगत कराने का काम किया जाता है। उसके बाद है अपनी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण हेतु प्रेरित करना। हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत जो भी है, सांस्कृतिक विरासत से मतलब है जो भी पुराने समय के अंदर हमारे राजा महाराजा ने जो किले महल जो भी बनवाए हैं, जो भी अभी तक हमारे देश के अंदर बन चुके हैं, उन सभी की संरक्षण यानी उनकी हिफाजत करने के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए कहा है। देश प्रेम जागृत करना और देश की गौरव को बनाए रखने के लिए प्रेरित करना। देश प्रेम जागृत करना मतलब हमारे देश के अंदर एक दूसरे के प्रति प्रेम करना। यानी आपको पता है हमारे देश के अंदर अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग जाति के लोग एक जगह मिलकर रहते हैं। इसीलिए हमारा देश महान माना गया है और इसी को आगे बरकरार रखने के लिए हमारे देश में देश प्रेम जागृत करने की इस कविता में बात कही गई है। रामायण के विभिन्न पात्रों के माध्यम से पारिवारिक आदर्शों की महत्ता से परिचित कराना। रामायण के जो विभिन्न पात्र हैं, जैसे राम हो गए, लक्ष्मण हो गए, भरत हो गए, इन सभी के पात्र यानी इनके सभी के किरदारों से हमें अवगत कराया गया है कि उन्होंने उस वक्त में हमारे देश के लिए इतने आदर्शवादी थे कि उन्होंने अपने पिता के कहने पर क्या कर दिया था, अपने ही राज्य को छोड़ दिया था। उनकी आदर्श मूल्यों के बारे में हमने इस कविता में आज पढ़ने जा रहे हैं। कविता में अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं। शुरुआत है मनमोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा है, स्वर्ग सा जहाँ है वे देश कौन सा है। मनमोहिनी से तात्पर्य है मन को आकर्षित करने वाली चीज़। जो हमारी देश की जो प्रकृति है वो इतनी खूबसूरत है, इतनी अच्छी है कि हमारा मन उसको देखकर आकर्षित हो जाता है। इसमें कवि पूछ रहा है कि सुंदर प्रकृति की गोद में बसा हुआ स्वर्ग सा सुख देने वाला देश कौन सा है। यानी यहाँ पर बात की जा रही है स्वर्ग कौन सा है, जिसके चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है, जिसके मुकुट हिमालय, वे देश कौन सा है। अब यहाँ पर कवि पूछ रहा है वे देश कौन सा है जिसके चरण रत्नेश धो रहा है। रत्नेश यहाँ पर तात्पर्य है समुद्र से, यानी जो हमारा देश है उसमें जो समुद्र है उसके चरण धो रहा है। यानी हमारे देश के चारों ओर क्या फैले हुए हैं, समुद्र फैले हैं और ये समुद्र ऐसा लगता है जैसे हमारे देश के जो चरण हैं, जो पाँव हैं, वो समुद्र धो रहा है। जिसके मुकुट हिमालय वे देश कौन सा है। जिसके मुकुट हिमालय से तात्पर्य है जो हमारा देश है उसका जो मुकुट है वो क्या है, हमारा हिमालय, यानी ताज जो है वो क्या है, हमारा हिमालय है।
यहाँ पर कवि यूँ कह रहे हैं कि जो हमारी प्रकृति है वो हमें सुख देने वाली प्रकृति है। यानी हमारी प्रकृति ऐसी है कि इसके जो समुद्र है जहाँ पर, तो वो ऐसा लगता है कि हमारे देश के चरण धो रहा है। और जो हमारे देश के हिमालय पर्वत है वो ऐसा महसूस कराते हैं कि जो हमारे देश के क्या है, मुकुट है। मुकुट यानी ताज है। तो वे देश कौन सा है? वे देश हमारा भारत देश है। नदियाँ जहाँ सुधा की धारा बहा रही है, सींचा हुआ सलोना, वे देश कौन सा है? नदियाँ जहाँ जल के रूप, यहाँ पर नदियाँ जहाँ सुधा की धारा से तात्पर्य अमृत की धारा। सुधा मीन्स अमृत। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जहाँ पर नदियाँ जो है वो क्या है, अमृत की धारा बहा रही है। यहाँ पर हमेशा क्या है, नदियाँ ऐसी लगती है जैसे अमृत की धारा बह रही हो। और ये सींची हुई धरती, और ऐसा लगता है ये सींचा हुआ सलोना, यानी हमारी जो धरती है वो अमृत के समान सींच रही है। और ये धरती कौन सी है? ये धरती हमारी भारत माता की धरती है। जिसके बड़े रसीले फल कंद नाज मेवे, सब अंगने सजे, वे देश कौन सा है? जिसके धरती आंगन रसीले फल, यानी हमारे देश की जो भी धरती है उस धरती पर क्या सजा हुआ है? रसीले फल, अनाज, मेवे, उन सभी से हमारी धरती क्या है? अंगने सजे हुए हैं। उनसे हमारी धरती सजी हुई लगती है, जैसे उस पर फल, कंद और मेवों से भरा पड़ा है। और इससे लगता है जैसे हमारी धरती इनसे सजी हुई हो। जिसके सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे, दिन रात हंस रहे हैं, वे देश कौन सा है? अब कवि कहना चाह रहे हैं, कवि फिर कहते हैं कि जिसके सुंदर फूल अपनी सुगंध दिन रात चारों ओर बिखेरते हैं। यानी जिसके, जहाँ पर हमारे फूल, जिस बाग में हमारे फूल है वो चारों ओर अपनी सुगंध यानी खुशबू बिखेरते हैं। मैदानों, पर्वतों और जंगल से दूर दूर तक हरियाली चाहिए। ये सभी, इन पर क्या है, हमारी जो नदी, हमारे जो फूल है, हमारी जो भी फूल है वो सभी हमारे दिन, ऐसा महसूस होता है कि वे दिन रात हंस रहे हैं, क्योंकि इनकी जो खुशबू है वो बहुत खूबसूरत और बहुत सुगंध वाली होती है। जिस वजह से हमारे जो भी जो हमारी धरती है वो इनसे ऐसा महसूस कराती है कि वो दिन रात हंस रहे हैं। मैदान गिरी वनों में हरियाली लहकती है, आनंद में जहाँ है, वे देश कौन सा है? मैदान गिरी वनों, मैदान गिरी यानी पर्वत, वनों यानी जंगल, इसमें हरियाली लहकती है। यानी मैदान हो, पर्वत हो और जंगल हो, यहाँ दूर दूर तक हरियाली छाई हुई है, जहाँ सबको क्या होता है? आनंद ही आनंद महसूस होता है। हम कभी बाहर घूमने जाते हैं तो अक्सर हम ऐसी जगहों पर जाते हैं जहाँ मैदान होते हैं, जहाँ पर्वत होते हैं, जहाँ वन होते हैं। तो यहाँ पर जो हरियाली होती है वो हमारे देश को हरियाली आनंद जैसा महसूस कराती है। यानी हमें इस जगह पर जाना अच्छा लगता है और इसी जगह पर हमें आनंद का एहसास भी होता है। वे देश कौन सा है? वे देश हमारा भारत देश है। जिसके अनंत धन से धरती भरी पड़ी, संसार का शिरोमणि, वे देश कौन सा है? जिसके अनंत, यानी यहाँ पर बात की जा रही है प्राकृतिक संपदा और पूर्वजों द्वारा अर्जित धन से पूरी धरती संपन्न है। यानी कवि कह रहे हैं कि जो हमारी प्राकृतिक संपदा, यानी प्राकृतिक संपदा यानी कुदरती संपदा, जैसे हमारे अभी हम जिसकी बात कर रहे हैं, हमारी नदियाँ, हमारे पहाड़, हमारी ज़मीन है, हमारी झीलें हैं, हमारी नदियाँ हैं, ये सभी हमारी प्राकृतिक संपत्तियाँ। और पूर्वजों द्वारा अर्जित धन, यानी पूर्वज यानी हमारे जो भी पुराने ज़माने के जो लोग रह चुके हैं, उन्होंने हमारे देश के लिए क्या करी है? खेती करी है, उन्हें उपजाऊ बनाया है, जिसकी वजह से आज हमें खाने पीने को ये सब मिल रहा है। वे देश कौन सा है? वे देश हमारा संसार का शिरोमणि है। यानी कहा जाता है कि हमारा देश जो है वो पहले बहुत, उस वक्त जब हमारे देश में अंग्रेज़ों ने शासन नहीं किया था, उससे पहले हमारे देश को क्या कहा जाता था? सोने की चिड़िया कहा जाता था। इस वजह से हमारा देश उस वक्त संसार का शिरोमणि था, यानी सबसे अमीर
सबसे अमीर देश था। शिरोमणि से तात्पर्य है सबसे ऊंचा। तो उस वक्त हमारे देश की संपदा जो थी, चाहे प्राकृतिक हो चाहे धन अर्जित हो, वो सभी में सबसे आगे था। तो वे देश कौन सा था? वे देश हमारा भारत देश था। उसके बाद है पृथ्वी निवासियों को जिसने प्रथम जगाया, शिक्षित किया, सुधारा, वे देश कौन सा है? अब यहाँ पर कवि बात करें कि हमारे देश में पृथ्वी के जो निवासी हैं उनको सबसे पहले किसने जगाया था? हमारे भारत देश ने जगाया था। यानी यहाँ पर जो भी काम हुए हैं वो सबसे पहले हमारे देश के लोगों ने सबसे पहले जाग कर किए। जागने से तात्पर्य है उन्होंने अपने देश के लिए कुछ अच्छा करने का पहली बार सोचा है। यहाँ पर क्या है, धरती के अलौकिक लोग जो जिन्होंने देश के लिए कुछ आलोक जो फैलाया, यानी उन लोगों में रोशनी जो जगाई, वो कौन से लोग हैं? शिक्षित किया, वे देश कौन सा था? हमारा भारत। यानी इस देश के जो लोग थे उनको जागृत किया, हमारे देश की संपदा से, हमारे देश के मानव मूल्यों से उन सभी को जागृत कर कर हमारे देश को शिक्षित किया, उन्हें सुधारने की कोशिश की ताकि वो हमारे देश के लिए कुछ अच्छा कर सकें। यहाँ पर कवि हमारे देश के उन लोगों की बात कर रहे हैं जिन्होंने हमारे देश के लिए कुछ कर गए हैं और उन लोगों को सुधारा है जो लोग कब से हमारे देश में सोए हुए थे। यानी हमारे देश को उन्होंने अंग्रेज़ों के जाल से बचाया है। अब है छोड़ा स्वराज्य तृणवत आदेश से पिता के। अब यहाँ पर बात की जा रही है रामायण के राम की। वे राम था जहाँ पर वे देश कौन सा है? अब यहाँ पर बात की जा रही है राम की। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं जहाँ पर राम जैसे पुत्र ने जन्म लिया, इसे अपने अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए अपने राज्य को तिनके के समान तुच्छ मानकर छोड़ दिया। तृणवत से तात्पर्य है तुच्छ, यानी छोटा सा आदेश। इन्होंने अपने पिता के छोटे से आदेश, यानी उनके पिता ने उनसे कहा इस राज्य को छोड़ दो, और उन्होंने उस राज्य को उनके राज्य को छोटा मानकर, उनके आदेश को बड़ा मानकर अपना राज्य छोड़ दिया था। लक्ष्मण, उसके बाद है निस्वार्थ शुद्ध प्रेमी भाई भले जहाँ थे, लक्ष्मण भरत सरीखे वे देश कौन था? अब उसी के आगे की बात करी जा रही है कि जो राम के भाई थे लक्ष्मण और भरत, स्वार्थ रहित और भातृ प्रेम और सर्वोपरि रखने वाले भाइयों ने भी यहीं जन्म लिया है। यानी लक्ष्मण और भरत ने बिना स्वार्थ के अपने भाइयों की मदद की थी और उन्होंने भातृ प्रेम, यानी भाइयों का जो प्रेम था वो उसमें सर्वोपरि रखा। सर्वोपरि से तात्पर्य है सबसे ऊंचा रखना। उन्होंने इसमें कहीं पर भी अपना स्वार्थ ना सोचकर अपने भाई के प्रेम को ऊंचा समझा। इसके बाद है यहाँ पर कवि कहना चाह रहे हैं कि ऐसे लोगों ने हमारी धरती पर जन्म लिया है, इसलिए हमारी धरती जो है वो इस देश की सबसे अनमोल धरती है। उसके बाद निष्पक्ष न्यायकारी जन जो पढ़े लिखे हैं वे बता सकेंगे वे देश कौन सा है। यहाँ पर अब बात की जा रही है, कवि कह रहे हैं कि वे लोग जो निष्पक्ष हैं, शिक्षित है और न्याय पर भरोसा करते हैं। अब यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि हमारे देश की अहमियत वही लोग बता सकते हैं जो वे लोग जो निष्पक्ष है, जो बिना पक्ष के बात कर रहे हैं, शिक्षित है यानी पढ़े लिखे हैं और न्याय पर भरोसा करते हैं। वे बता सकेंगे कि हमारा देश कितनी खूबियों वाला देश है। उसके बाद है 40 कोटि भाई सेवक सपूत जिसके, भारत सिवाय दूजा वे देश कौन सा है। अब कवि कह रहे हैं कि वे देश जिसमें 40 करोड़ लोग एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं और देश की निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, ऐसा देश आखिर भारत के सिवा और कौन सा देश हो सकता है। यानी हमारे देश में 40 करोड़ लोग एक साथ रहकर एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं और हमारे देश में क्या करते हैं,
एक दूसरे की मदद करते हैं और भाई और देश प्रेम की भावना रखते हैं। यहाँ पर 40 करोड़ से तात्पर्य है कि जब ये कविता लिखी गई थी उस वक्त हमारे देश की जनसंख्या 40 करोड़ थी, अभी 1.25 करोड़ है। तो यहाँ पर 40 करोड़ हमारे देश की जनता को कहा है, लेकिन ये कविता तब बनी थी जब हमारे देश के अंदर 40 करोड़ लोग हुआ करते थे। अब आपको पता लग गया है कि हमारे देश में जो भी खासियत थी, जो अहमियत थी, वो इस कविता के अंदर बताया गया है। अब हम देखते हैं कि रामनवेश त्रिपाठी ने जो कविता का मूल भाव है वो क्या क्या बताया है। हम थोड़ा इसको सारांश में पढ़ने जा रहे हैं कि क्या क्या बात इन्होंने बताई है। रामनरेश त्रिपाठी द्वारा रचित प्रस्तुत कविता भारत देश के प्राकृतिक सौंदर्य, संस्कृति और परंपराओं का दर्शन करवाया है। भारत का प्राकृतिक सौंदर्य अनुपम है, यानी हमारा देश का जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो अनुपम है और देश में कहीं पर भी इतना खूबसूरत प्राकृतिक सौंदर्य नहीं है जितना हमारे अपने देश में है। कवि ने इसमें फल फूलों मेवों से भरी धरती के बारे में बताया है। राम लक्ष्मण सरीखे महान विभूतियों की जननी भी कहा है। महान विभूतियों की जननी से तात्पर्य है कि हमारे देश की जो भी राम लक्ष्मण महान लोग थे वो इस धरती में जन्म लिए हैं। ये कविता हमें अपने देश पर गर्व करना सिखाती है और युवा पीढ़ी को दृष्टि देती है कि वे जान सके कि भारत को विश्व में शिरोमणि क्यों माना गया है। यहाँ पर हमारी कविता पूरी हो चुकी है। मैं उम्मीद करूँगी कि आपको ये पाठ सही समझ आया होगा। धन्यवाद।